यह वीडियो बीएससी या बीएससी बीएड थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है। थर्ड ईयर फिजिक्स के अंदर अपना पेपर सेकंड चल रहा है, नाभिकीय भौतिकी। इसकी यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। और इसका लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में अपना टॉपिक है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है, का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन। प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मतलब कि जैसे एक नाभिक की टोटल बंधन ऊर्जा है बी, ठीक है, और उसमें न्यूक्लियनों की संख्या यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या ए, तो बी अपॉन ए, यानी कि ये जो है औसत बंधन ऊर्जा एक तरीके से प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा। इसको बी बार से डिनोट करेंगे, अपन किससे डिनोट करेंगे? बी बार। तो या फिर अपन कह सकते हैं एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा, ठीक है, या एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा क्या कहलाएगी? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। यानी कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगी, ठीक है। तो एक प्रोटॉन अथवा एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन अथवा एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन अथवा एक न्यूट्रॉन अर्थात एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा, एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा, एक प्रोटॉन अथवा एक न्यूट्रॉन अर्थात एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा को, बंधन ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब एक नाभिक के अंदर टोटल न्यूक्लियन कितने होते हैं? कैपिटल ए होते हैं, ठीक है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, ठीक है। यदि नाभिक की बंधन ऊर्जा, यदि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा, यदि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा, यदि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा या किसी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा, कुल बंधन ऊर्जा बी है, ठीक है, वह उसकी द्रव्यमान संख्या, वह उसकी द्रव्यमान संख्या यानी कि सभी न्यूक्लियनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या या सभी न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की कुल संख्या, न्यूक्लियनों की कुल संख्या, कुल संख्या ए है, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बी बार निम्न होगी। क्या होगी? बी बार इक्वल टू बी अपॉन ए, यानी कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा, जैसे ए न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा है बी, तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा हो जाएगी या एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा आएगी बी अपॉन ए। इसी को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहेंगे। तो यहां तक लिख लीजिए, बी बार इक्वल टू बी अपॉन ए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। और प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा को अगर अपन द्रव्यमान संख्या से गुणा कर देंगे तो कुल बंधन ऊर्जा बी आ जाएगी।
तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के बंधन। जैसे एक नाभिक की बंधन ऊर्जा तो है बी, एक नाभिक की, पूरे नाभिक की बंधन ऊर्जा तो है बी, उसमें से एक के हिस्से की बंधन ऊर्जा क्या है, बी बार। एक नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा तो बी है और उसके अंदर ए न्यूक्लियन है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, उसमें तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के हिस्से की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के हिस्से की बंधन ऊर्जा है ही प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा है, ठीक है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को विशिष्ट बंधन ऊर्जा, विशिष्ट बंधन ऊर्जा या औसत बंधन ऊर्जा भी कह सकते हैं। औसत बंधन ऊर्जा भी कहते हैं। तो ये बंधन ऊर्जा जो है, उसके प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा के बारे में अपन ने पढ़ा है। ये आपने उतार लिया है तो आप लिखेंगे, अगर आपने ये उतार लिया है तो मैं बोल रहा हूं, आप लिखेंगे कि विभिन्न नाभिकों के स्थायित्व के अध्ययन के लिए, विभिन्न नाभिकों के स्थायित्व के अध्ययन के लिए, विभिन्न नाभिकों के स्थायित्व के अध्ययन के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बी बार, विभिन्न नाभिकों के स्थायित्व के अध्ययन के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बी बार, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बी बार का स्थायी परमाणु की द्रव्यमान संख्या ए का, स्थायी परमाणु की द्रव्यमान संख्या ए के साथ परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, का द्रव्यमान संख्या ए के साथ परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यह परिवर्तन निम्न ग्राफ में दिखाया गया है, यह परिवर्तन निम्न ग्राफ में दिखाया गया है, यह परिवर्तन
निम्न ग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है, तो मैं एक बार ग्राफ बना देता हूं। देखिए इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। देखिए इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। इस ग्राफ को एक बार पहले आप रफ में बनाकर देखोगे, फिर कॉपी में बनाओगे। ठीक है, एक बार आप इसको रफ में बना के देखोगे, फिर कॉपी में बनाओगे। इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें देखो जब ए का मान 4, 8, 12, 16, 20 इस तरीके से होता है, तो ये जो प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का जो मान है वो एकदम से बढ़ता है। अब यानी कि प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मान इन द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए अपने पास वाले नाभिकों से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जब ए का मान 4 होता है तो प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा हो जाता है। ये जब ए का मान 4 से कम होता है और जब ए का मान 4 से ज्यादा होता है, दोनों तरीके के नाभिकों के लिए ही। ठीक है, तो जब ए का मान 4, 8, 12, 16 इस तरीके से होता है, तो इन प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का जो मान है और इनके समीप वाले जो नाभिक होते हैं उनके जो तुलना में ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और जब ए का मान 56 आ जाता है, 26 FP 56 के लिए बी बार का मान जो है अधिकतम हो जाता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और फिर बाद में वापस से कम होने लग जाते हैं और ए इक्वल टू 238 92 यूरेनियम 238 के लिए बी बार का मान जो है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ अपन को प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है आप बना लीजिए एक बार, फिर मैं इसके बारे में लिखाऊंगा। बना लीजिए या एक बार इसको आप देखते रहिए, बाद में बना लेना आराम से। इसको मैं लिखवा देता हूं एक बार। आप पॉइंट डालकर लिखेंगे आप एक बार। पॉइंट नंबर 1 डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि A इज लेस देन इक्वल टू 20 वाले नाभिकों में, A इज लेस देन इक्वल टू 20 वाले नाभिकों में, A इज लेस देन इक्वल टू 20 20 A इज लेस देन इक्वल टू 20 वाले नाभिकों में A इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20 A इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20 A इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20 अर्थात 2He4 अर्थात 2He4 4 के लिए कौन सा जाएगा 2He4। ठीक है, फिर 4Be8। ठीक है, 6C12 8O16। ठीक है, और 10Ne20 नाभिकों के लिए B/A का मान अपने समीप के नाभिकों की तुलना में अधिक होता है। नाभिकों के लिए B/A का मान अपने समीप के नाभिकों की तुलना में अधिक होता है। नाभिकों के लिए B/A का मान अपने समीप के नाभिकों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, लिख लिया। फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे कि B/A ग्राफ में या B/A ग्राफ में शिखर मान
बी अपॉन ए ग्राफ में शिखर मान जो ये मिल रहे हैं अपन को, शिखर मान सम जेड, यानी कि जो परमाणु प्रोटॉनों की संख्या सम हो, सम जेड सम एन और जेड इक्वल टू एन और जेड इक्वल टू एन वाले नाभिकों के लिए है, और जेड इक्वल टू एन वाले नाभिकों के लिए है, यानी कि जिन नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या सम हो या प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो, उन नाभिकों के लिए जो है आपको ग्राफ में शिखर मान प्राप्त हो रहे हैं, बी अपॉन ए का मान जो मान, ठीक है, वाले नाभिकों के लिए। और यह दर्शाते हैं कि इन नाभिकों में न्यूक्लियन सर्वाधिक बंधन में रहते हैं, इन नाभिकों में न्यूक्लियन सर्वाधिक बंधन में रहते हैं, अर्थात ये नाभिक इनके आसपास के नाभिकों की तुलना में सर्वाधिक स्थायी नाभिक है, अर्थात ये नाभिक इनके आसपास वाले नाभिकों की तुलना में सर्वाधिक स्थायी नाभिक है, अर्थात ये नाभिक इनके आसपास वाले नाभिकों की तुलना में सर्वाधिक स्थायी नाभिक है। ठीक है, दूसरा लिखो, बी अपॉन ए वक्र में, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, बी अपॉन ए वक्र में ए इक्वल टू 2 से 20, ए इक्वल टू 2 से ए इक्वल टू 20, बी अपॉन ए वक्र में ए इक्वल टू 2 से ए इक्वल टू 20 तक, ए इक्वल टू 2 से ए इक्वल टू 20 तक क्रमवार, ए इक्वल टू 2 से ए इक्वल टू 20 तक क्रमवार पुनरावर्ती शिखरों के साथ तेजी से वृद्धि होती है, पुनरावर्ती शिखरों के साथ तेजी से वृद्धि होती है, पुनरावर्ती शिखरों के साथ तेजी से वृद्धि होती है, और फिर बी बार धीरे धीरे बढ़कर, और फिर बी बार धीरे धीरे बढ़कर ए इक्वल टू 56 पर, बी बार धीरे धीरे बढ़कर ए इक्वल टू 56 पर सर्वाधिक, ए इक्वल टू 56 पर सर्वाधिक 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, बी बार ए इक्वल टू 56 पर सर्वाधिक 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। ठीक है, अर्थात 26Fe56, अर्थात 26Fe56 सबसे अधिक स्थायी नाभिक है, 26Fe56 सबसे अधिक स्थायी नाभिक है, 26Fe56 सबसे अधिक स्थायी नाभिक है, 26Fe56 सबसे अधिक स्थायी नाभिक है। इसके लिए बी बार का मान 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ये तो लिख लिया अपन ने, तो ये पूरा पॉइंट हो गया है। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, एज ग्रेटर देन 56, जब ए का मान 56 से ज्यादा होता है, एज ग्रेटर देन 56, द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए ए का मान जब 56 से ज्यादा होता है तो ऐसे नाभिकों के लिए बी बार धीरे धीरे कम होता है, बी बार धीरे धीरे कम होता है। एज ग्रेटर देन 56 वाले नाभिकों के लिए बी बार धीरे धीरे कम होता है, और 92 यूरेनियम 238 के लिए, 92 यूरेनियम 238 के लिए बी बार इक्वल टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, और 92 यूरेनियम 238 के लिए
बी बार इक्वल टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। बाण में यूरेनियम 238 के लिए बी बार इक्वल टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। बी बार इक्वल टू बाण में यूरेनियम 238 के लिए बी बार इक्वल टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब आप लिखेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि एज ग्रेटर देन 16 के लिए, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 के लिए बी बार लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी बार लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बी बार अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। प्रति न्यूक्लियर बंधन जो होती है बी बार इक्वल टू लगभग इक्वल टू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, फिर ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट लिखेंगे अपन फिर अपन लिखेंगे पांचवा पॉइंट। देखिए पांचवा पॉइंट है कि ए इज लेस देन 20 व ए इज ग्रेटर देन 150 वाले नाभिकों के लिए बी बार का मान मध्य क्रम के नाभिकों के लिए बी बार के मान से कम होता है। देखिए ये इससे कम या इससे ज्यादा वाले नाभिकों के लिए जब ए का मान 20 से कम हो या 150 से ज्यादा होता है तो उन नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मान जो है वो मध्य क्रम वाले नाभिकों के से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अतः यदि मान लीजिए कि जो आपके एक भारी नाभिक है, अतः यदि किसी भारी नाभिक को विखंडित करके मध्य क्रम ये जो द्रव्यमान संख्या है उसको कम कर दे और इस मध्य क्रम में पहुंचा दे तो वो नाभिक ज्यादा स्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दो हल्के नाभिकों को मिलाकर जो है इस तरीके से बना दे कि उसके द्रव्यमान संख्या का मान ये जो अभी मध्य क्रम वाली जो द्रव्यमान संख्या आ रही है उसमें आ जाए तो वो नाभिक जो है और ज्यादा स्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, तो मान से कम होता है। अतः यदि इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ए और बी। अतः यदि ए के अपन क्या कह सकते हैं कि यदि बहुत बाहरी नाभिकों को किसी विधि द्वारा मध्य क्रम के द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में विखंडित करें, भारी नाभिकों को किसी विधि द्वारा मध्य क्रम वाले नाभिकों में विखंडित कर दें, मध्य क्रम वाले नाभिकों में विखंडित कर दें तो ऐसे नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान, तो ऐसे नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़
बढ़ जाएगा, जिससे ये नाभिक स्थायी हो जाएंगे, जिससे ये नाभिक अधिक स्थायी हो जाएंगे, जिससे ये नाभिक अधिक स्थायी हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, देखिए एक बार इसको पढ़िए। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि किसी विधि द्वारा दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों जैसे 1H1 या 1H2 को इसी प्रकार यदि किसी विधि द्वारा दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों को भारी नाभिकों में संयुक्त कर दें, भारी नाभिक में संयुक्त कर दें, चाहे नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिक को भारी नाभिक में संयुक्त कर दें, तो नाभिक का स्थायित्व बढ़ जाएगा। नाभिक का स्थायित्व बढ़ जाएगा। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा मुक्त होती है। लिख लीजिए।
ठीक है। चलो अगला पॉइंट मैं बोल के लिखवा देता हूं, लिखिए। यह पाया गया है कि यदि कि किसी नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉन की संख्या, यह पाया गया है कि जब किसी नाभिक में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या, यह पाया गया है कि जब किसी नाभिक में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या, डैश लगाइए। यह पाया गया है कि जब किसी नाभिक में, ये अगला पॉइंट है, ये 5वां पॉइंट है तो छठा पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं। यह पाया गया है कि जब किसी नाभिक में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या 2, 8, 20, 28, कॉमा लगा के लिखेंगे, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, 50, 82 और 126। इसके ब्रैकेट में ये और लिख लो, आखिरी संख्या केवल न्यूट्रॉन के लिए, आखिरी संख्या केवल न्यूट्रॉन के लिए, आखिरी संख्या केवल न्यूट्रॉन के लिए, यानी कि जो 126 है वो केवल न्यूट्रॉन के लिए है। 50, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 होती है, तब b/a का मान, तब b/a का मान अधिक होता है, तब b/a का मान अधिक होता है। ये संख्याएं मैजिक संख्याएं कहलाती हैं। अब क्योंकि इन पर b/a का मान जो है वो अधिक होता है, इसलिए ये संख्याएं मैजिक संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए ये संख्याएं मैजिक संख्याएं कहलाती है। फिर दूसरी लाइन में लिखोगे, दूसरी लाइन में लिखना, यदि किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याएं मैजिक हो, यदि किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या मैजिक हो, तब वह नाभिक उच्च स्थायित्व को दर्शाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या मैजिक संख्याएं हो, तब वह नाभिक उच्च स्थायित्व को दर्शाता है। जैसे 2He4 8O16, जैसे 2He4 व 8O16, 2He4 व 8O16। यदि किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याएं मैजिक संख्या के बराबर हो, तब वो नाभिक उच्च स्थायित्व को दर्शाता है, जैसे 2He4 व 8O16। ठीक है, आदि। आगे देखिए, अगला पॉइंट, b/a के मानों की गणना से यह पाया गया है कि b/a के मानों की गणना से यह पाया गया है कि सर्वाधिक बीटा स्थायित्व वाले हल्के नाभिकों के लिए, सर्वाधिक बीटा स्थायित्व वाले हल्के नाभिकों के लिए, सर्वाधिक बीटा स्थायित्व वाले हल्के नाभिकों के लिए n और z का मान लगभग बराबर होता है, और इनका जो मान है वो द्रव्यमान संख्या का आधा होता है। सर्वाधिक स्थायित्व वाले हल्के नाभिकों के लिए n और z का मान लगभग बराबर होता है, और किसके बराबर होता है, लगभग a/2 के बराबर। तो मतलब बराबर होंगे तो दोनों बराबर होंगे तो a/2 के बराबर होंगे। ठीक है, तथा भारी नाभिकों के लिए, तथा भारी नाभिकों के लिए n = 1.5 z, भारी नाभिकों के लिए n = 1.5 z। ठीक है, n = 1.5 z होता है। ठीक है,
ओके बच्चों।